हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सिविक्स का चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज, उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जिसमें हमने पहले वाले पार्ट में प्रीवियस पार्ट में हमने नेशनल कांग्रेस पार्टी के बारे में पढ़ा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बारे में पढ़ा और फिर बहुजन समाज पार्टी के बारे में पढ़ा और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के बारे में पढ़ेंगे, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1925 में और ये भी मार्क्स और लेनिन के विचारों से काफ़ी ये कह सकते हैं प्रभावित थी। यानी कि इन्होंने क्या किया था, मार्क्स और लेनिन को अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो इन्होंने जो वीकर सेक्शन था, ये गरीब लोग थे, उनको सोसाइटी के अंदर एक जगह दिलवाने की कोशिश की थी। तो इसके अंदर यहाँ आप देखोगे कि सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी यानी कि धर्मनिरपेक्षता और डेमोक्रेसी में इनका पूरा फेथ था और ये सेक्शनिज्म यानी कि जो अलगाववादी या जो कम्युनलिज्म जो ताकत हैं उनके विरोधी थे। और इस पार्टी ने जो मजदूर थे, किसान थे, गरीब थे, उन लोगों को आगे बढ़ाने में हेल्प की थी। अब इसका जो फॉर्मेशन हुआ था यानी कि इसको फाउंड किया गया था 1964 में, जब इनमें आपस में फूट हो गई थी। यानी कि जैसे कांग्रेस में भी हुआ था, सेम ऐसे ही कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी फूट हुई। जो एम थी, जो हमने पहले वाली इस पार्टी को हमने रीड किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआई एम, यहाँ एम है और यहाँ एम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जब इनके आपस में टकराव होने शुरू हो गए तो यहाँ पर यह कह सकते हो कि यहाँ इसके अंदर दूसरी पार्टी का बनना शुरू हो गया था। अब ये जो पार्टी थी केरल, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन एरियाज में ही मतलब इनकी सिचुएशन ठीक ठाक है। बाकी कहीं जो इनका जो सपोर्ट था वो धीरे धीरे क्या होता चला गया, कम होता चला गया और 2004 में इसको 1.4% सीट्स मिली और लोकसभा में इसको 10 सीटें मिली हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये लेफ्ट पार्टी है, यानी कि एक मजबूत लेफ्ट पार्टी है, जिसने कि मतलब जो लेफ्ट फ्रंट है, इनको अपने साथ लाने के स्ट्रॉन्ग एक पक्ष रखती है और जिसमें अभी भी ये सेंटर के अंदर यानी कि जो गवर्नमेंट है उससे ये बाहर है। यानी कि यहाँ पर इसको एक तरह से ये कह सकते हो कि नेशनल पार्टी का दर्जा तो मिला हुआ है, लेकिन ये अभी इसने कभी भी केंद्र सरकार नहीं बनाई है। नेक्स्ट आ जाती है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी, जो कि आईएनसी का ही पार्ट है। यहाँ पर 1999 में जो कांग्रेस पार्टी है उसका विभाजन हो जाता है और यहाँ पर डेमोक्रेसी, गांधीयन सेकुलरिज्म, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म, इन सब में इनका बहुत फेथ है और जिसकी वजह से ये जो पार्टी है इसमें इनका मानना था कि भारत में जिनका बर्थ हुआ है, यानी कि जिन लोगों का जन्म भारत में हुआ है, उन्हीं लोगों के लिए यहाँ पर सीट रहनी चाहिए। ये पार्टी महाराष्ट्र में काफ़ी पावरफुल रही है, इसके साथ साथ ही मेघालय, मणिपुर और असम में भी इसकी पावर रही है। कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में इसने अलायंस किया था और 2004 में यहाँ पर ये कह सकते हो कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस में इनका पार्टिसिपेशन था, यानी कि ये उसके अंदर इन्होंने गठबंधन किया था। इसके अलावा जो आ जाती है स्टेट पार्टीज। अब स्टेट पार्टीज क्या होती है, यानी कि प्रांतीय दल। अभी हमने पढ़ा नेशनल लेवल की पार्टीज के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं प्रांत के बारे में। तो यहाँ जो हमने ऊपर 6 पार्टीज पढ़ी हैं, उसके अलावा जो कंट्री हैं उसके अंदर कुछ पार्टीज ऐसी भी हैं जिनको हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसने इसको एक दर्जा दे रखा है कि ये क्या है, स्टेट पार्टीज भी हैं। तो आमतौर पर इनको हम क्या बोलते हैं, रीजनल पार्टीज भी बोल सकते हैं। इनकी जो आइडियोलॉजी होती है वो अपनी जो पार्टी है उसके एरिया की हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी, समता पार्टी और राष्ट्रीय जनता पार्टी, यहाँ पर बहुत सारी जो राजनीतिक पार्टीज़ हैं वो यहाँ पर स्टेट्स में काम करती हैं। इसके अलावा
बीजू जनता दल जो कि उड़ीसा में है, सिक्किम में, मिजोरम में है, नेशनल फ्रंट जैसी पार्टी हैं। ये अपनी जो ये एक तरह से कह सकते हो कि आइडेंटिफिकेशन को लेकर काफ़ी सजग है या फिर सचेत है। अगर हम पिछले 30 सालों की बात करें तो यहाँ पर जो पार्टीज़ हैं, कौन सी जो पार्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम, स्टेट पार्टीज़ के बारे में, तो यहाँ पर उनकी जो पावर है और जो उनकी गिनती है उनमें काफ़ी सारी बढ़ोतरी हुई है, यानी कि बढ़ी हैं। और इनके अंदर जो नेशनल कांग्रेस है उसके अंदर ये काफ़ी, ये कह सकते हो, इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, डाइवर्स कर रही है। और यहाँ पर किसी भी एक जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको लोकसभा में अभी तक बहुमत नहीं मिला है, जिसकी वजह से इनको सिर्फ और सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये दल स्टेट पार्टीज़ के साथ मिलकर, यानी कि अलायंस करके ही अपनी स्थिति को मजबूत बनाती हैं। अब 1996 के अंदर जो इलेक्शंस हुए हैं उसके अंदर ये गठबंधन कर लेती हैं, यानी कि अलायंस कर लेती हैं, और अलायंस करके ये अपनी पावर को थोड़ा सा बढ़ा लेती हैं। इससे हमारी कंट्री में जो फेडरलिज्म है और जो डेमोक्रेसी है उसको काफ़ी स्ट्रेंथनिंग मिली है, यानी कि मजबूत हुए हैं। और ये नेक्स्ट पेज पे रीजनल पार्टी इन इंडिया, यानी कि जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उन्होंने अपने नेशनल पार्टी के साथ मिलकर जब इलेक्शन लड़े हैं तो उनका एक सिचुएशन, मजबूत सिचुएशन मिली है, वही इसके बारे में पूरा ग्राफ दिखाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी कि हमारी जो चैलेंजेस क्या क्या हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के चैलेंजेस क्या हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि पॉलिटिकल पार्टी क्यों इम्पोर्टेंट है, वो क्या रोल प्ले कर रही है, हमारी कंट्री को चलाने में कैसे हेल्प कर रही है। तो ये तो हमने देख लिया है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि डेमोक्रेसी के अंदर इनका जो रोल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको हम कैसे ये कहें कि भी ये दोषी हैं। पूरी कंट्री इस बात से क्या है, नाराज़ रहती है कि पॉलिटिकल पार्टी अपना काम ठीक तरीके से नहीं करती है। तो यहाँ डेमोक्रेसी में ये के साथ साथ ये बात भी लागू हो जाती है कि जो आम जनता है उसकी नाराज़गी को, उसकी जो क्रिटिसिज्म है उसको दूर करने के लिए जो काम है वो किस टाइप से किए जाए। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और उनको जीत हासिल करनी पड़ती है ताकि वो सही तरीके से डेमोक्रेटिक को इफ़ेक्टिव बना सके। नीचे कार्टून दे रखा है, ब्लू स्क्रॉनी है जिन्होंने अपने पपेट्स दिखा रखे हैं, जिनके अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो फुटबॉल क्लब है या फिर ये पब्लिशिंग कंपनी है और दूसरा बैंक्स हैं, ये सारे इनके पपेट्स बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो ब्लू स्क्रॉनी है ये इटली के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और ये एक तरह से कह सकते हो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इटली के बड़े बिजनेसमैन हैं जिन्होंने 1993 में एक फोर्जा इटालिया फाउंड, यानी कि फोर्जा इटालिया का फाउंड किया था, यानी कि उसको गठन किया था। और इनके अंडर ये बहुत सारे जो फुटबॉल क्लब है, पब्लिशिंग कंपनी है या फिर बैंक्स वगैरह हैं वो इनके अंदर आते हैं। और ये जो कार्टून है वो इलेक्शन के दौरान बनाया गया था। इसका मेन मकसद क्या है, यही शो कर रहा है कि जितनी भी पावर्स हैं वो किसके हाथ में है, जो पावरफुल है उसी के हाथ में है। इस कार्टून को हम थोड़ा सा और अच्छे से समझ सकते हैं जब हम ये थोड़ा सा चैप्टर को आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट चैलेंज किया जाता है कि यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती क्या है। पहली चुनौती सबसे बड़ी ये है कि जो पार्टीज़ हैं ना उनके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी का ना होना, यानी कि उनके अंदर एकजुटता ना होना। सारी कंट्री के अंदर यही टेंडेंसी बन गई है कि जिसकी पावर है उसके वो नेता क्या बन जाता है, यानी कि अपने हाथों के जैसे कठपुतली की तरह चलाने लग जाता है। तो यहाँ पे जो पार्टी की जो पावर है वो कुछ नेताओं के हाथ में आ जाती है और पार्टी के पास ना तो सदस्य जो मेंबर्स हैं उनकी कोई एक तरह से कह सकते हो कि लिस्ट होती है और ना ही उनके पास मीटिंग्स होती हैं और एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन रेगुलरली, और ना ही वो आपस के जो चुनाव होते हैं अंदर के, यानी कि पार्टी के अंदर के चुनाव होते हैं वो भी नहीं करवाते हैं। यानी कि यहाँ पर मेजोरिटी किसके पास है, जिसके पास पावर है।
अब यहाँ पर जो मेंबर्स हैं, पार्टी के जो मेंबर्स हैं, वो ना तो कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी कि कुछ ही लोगों के पास इंफॉर्मेशन रह जाती है, आगे वो पास ही नहीं हो पाती। यानी कि मान लो एक पार्टी के अंदर 1 से 10 तक मेंबर है, तो वो जो ऊपर वाले मेंबर हैं 1 2 3, जो 1 2 3 हैं वो पावरफुल है, तो वहीं तक वो मीटिंग अटेंड कर लेते हैं, वही लोग के पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। लेकिन जो 4 to 10 हैं, उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन भी नहीं पहुंच पाती है, और ना ही उनको मीटिंग्स वगैरह के बारे में पता रहता है। तो यानी कि एक पार्ट तो हैं वो, लेकिन वो अभी भी जो पार्टी के अंदर जो बातें चल रही होती हैं उनके बारे में उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो इससे क्या होता है कि पार्टी के अंदर डिवीज़न आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जिसकी वजह से जो पावरफुल लोग हैं उनके पास ही जो ताकत रह जाती है, तो जिसकी वजह से पार्टी के अंदर टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस वजह से यहाँ पे चापलूसी भी शुरू हो जाती है, यानी कि हम क्या करेंगे, चापलूसी करते रहेंगे और उन लीडर के साथ अपना ये दिखाते रहेंगे कि हम उनके साथ मिले हुए हैं। ठीक है, अब आ जाती है सेकंड चैलेंज। सेकंड चैलेंज क्या है, वो है हमारा सक्सेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन, सिंस मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी डू नॉट प्रैक्टिस ओपन द ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर द देयर फंक्शनिंग, देयर आर वेरी फ्यू वे फॉर द ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज टू द टॉप इन द पार्टी। अब यहाँ पे तो दूसरा है डायनेस्टिक सक्सेशन, यानी कि पहली चुनौती से जुड़ी हुई है, और यहाँ पर आ जाती है कि जो फैमिली का एक मेंबर है, उसके बाद फिर उसके बाद दूसरा मेंबर है। अगर हम इसको और अच्छे से समझें तो पार्टी है एक हमारे पास जो कि काफ़ी सालों से रूल कर रही है, और उसके अंदर यही है कि पार्टी में पहले उसकी पेरेंट्स हैं, फिर उसके बाद उसके बच्चे हैं, तो वही उस पार्टी को में आगे चलते जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या आता है कि यहाँ पर जो काम करने का तरीका है वो यहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसके अंदर बिल्कुल भी, यानी कि पारदर्शिता नहीं है। तो यहाँ पर जो वर्कर्स हैं, तो जो वर्कर्स हैं वो चाहते हैं कि ऊपर आ जाएं, लेकिन उनके पास ऊपर आने का जो ये कह सकते हो कि एक तरह से ये कह सकते हो कि जो मौका है ना, वो उनको नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि वहाँ पर जो फैमिली के मेंबर्स हैं वही लगातार उस सीट पर बने रहते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर वो अपने जो फैमिली के लोगों को आगे बढ़ाते रहते हैं, और यहाँ पर जो फैमिली का हेड है हमेशा वही इस सीट का हेड बन जाता है। तो इस टाइप से जो पार्टी के दूसरे लोग हैं उनके साथ यहाँ पर क्या होता रहता है, इनजस्टिस होता रहता है, जिसकी वजह से ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर जो जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर ये कहें कि जो लोगों के बीच में लोकप्रिय नहीं है, यानी कि जिनको हम ये नहीं चाहते कि वो ज़्यादा ताकतवर हैं, या फिर हम ये कहें कि भी दुनिया में देखने पर कि यहाँ पर हर एक को ये देखता है कि इसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, क्या ये एजुकेटेड है, या फिर ये सिचुएशन को संभालने वाला है। तो इस टाइप से यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल जाती है। फिर आती है थर्ड चैलेंज। थर्ड चैलेंज क्या है कि खासकर चुनाव के समय हम क्या करते हैं, मनी और मसल पावर पार्टीज़ के अंदर इन सब लोगों की घुसपैठ होती रहती है, यानी कि इन लोगों को हम शामिल कर लेते हैं। अब यहाँ पे मेन क्या होता है कि पार्टी का मेन क्या होता है कि वो जीतना चाहती है किसी भी तरीके से, चाहे वो मसल पावर यूज़ करें, चाहे पैसा यूज़ करें। तो इस टाइप से वो कोई भी इस चीज़ को नाजायज़ या जायज़ तरीके से जो अपनाने का तरीका होता है उसको परहेज़ नहीं करती हैं। ऐसे में वो अपना ऐसा कैंडिडेट उतारती है जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, या फिर वो पैसे से रिलेटेड जितने भी बिजनेसमैन वगैरह उसके अंदर आते हों, और वो बहुत सारा पैसा उन कंपनी के लोग हैं, वो अमीर लोग हैं, वो उसके ऊपर लगाते रहते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर जो क्रिमिनल जो जिनका लोग होते हैं उनको यहाँ पर समर्थन मिलता रहता है। फोर्थ जो चैलेंज आ जाता है वो है हमारे पास कि हमारे पास मीनिंगफुल चॉइस नहीं है।
यानी कि हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। हमारे पास जो पॉलिसीज़ हैं या प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर कोई ना कोई अंदर चेंज होना चाहिए। तो जिसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे जो पार्टीज़ हैं उनके अंदर जो ये कह सकते हो कि आइडियोलॉजी है उसके अंदर डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि ब्रिटेन है, उसके अंदर जो लेबर पार्टी है और कंजर्वेटिव पार्टी है उसके अंदर काफ़ी कम डिफरेंस रह गए हैं। और इसी टाइप को हम लेके देखें कि जो दोनों पार्टीज़ हैं उनके जो बेसिक जो मसले हैं वो यहाँ पर मतलब एग्री करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे पॉलिसीज़ बनाई जाए, उनको कैसे फॉर्मुलेट किया जाए, या फिर बहुत बड़ी जो हमारी कंट्री के सामने जैसे सिचुएशन आ जाती है कि इकोनॉमिक जो मैटर्स हैं उनके ऊपर कैसे उनको कम किया जाए, यानी कि जो हमारी सिचुएशन है वो कैसे ख़राब है और उसको हम कैसे इसमें ऑप्शन जोड़ें कि वो हमारे पास उस सिचुएशन को टैकल करने की एक तरह से हमारे पास इस टाइप से कोई टेक्निक हो कि हम कैसे उस टेक्निक का यूज़ करके अपने लिए सही तरीके से सरकार को चुन सकें और एक हमारे पास एक ऑप्शन आ जाए जिसकी वजह से नेता चुनने का जो हमारा ऑप्शन है वो कई बार क्या होता है दल में आते हैं। कई लोग क्या होते हैं कि पार्टीज़ को छोड़ते रहते हैं, तो जिसकी वजह से ये चीज़ भी क्या करती है, नुकसान करती है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने की हमारे पास चैलेंज के रूप में देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप से हमने देखा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो हमने 4 चैलेंजेस के बारे में पढ़ा है। तो पहला चैलेंज था कि यहाँ पर जो आपस में ही पार्टी के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सेकंड हमने पढ़ा था कि यहाँ पर फैमिली का हेड है जो काफ़ी सालों से उसके ऊपर पोस्ट पे बना हुआ है, वही उस पार्टी का लीडर बना रहता है, जिससे कि जो एक्सपीरियंस जिनको है देश को चलाने का, कंट्री को चलाने का, उन लोगों को मौका नहीं मिल पाता। तीसरे है कि हम यहाँ पर जो मनी और मसल पावर का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो सही कैंडिडेट होता है उसको हम आगे नहीं लेके आ सकते। चौथा है कि हमारे पास जो वोटर्स हैं उनके पास ऑप्शन नहीं होता है कि और उनको जो कैंडिडेट्स दिए जाते हैं उन्हीं को उनमें से चूज़ करना पड़ता है। तो ये हमारे पास कुछ चैलेंजेस थे जो कि पॉलिटिकल पार्टी के थे।